हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नथिंग इम्पॉसिबल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी मैं तथ्य बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और पॉइंट में मैंने बुलेट के रूप में सारे तथ्यों को लिख रखा है और बहुत ही इजी और सहज भाषा में मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं तथ्य आपको अच्छे से बताऊं वो आपको क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सभी देखेंगे और भरोसा दिलाता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं और उन फैक्टर के वजह से शिक्षण भी प्रभावित होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब क्लासरूम में शिक्षण हो रहा है तो अगर क्लासरूम में कुछ बच्चे वहाँ पर शोर शराबा कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी शिक्षण जो है आपका प्रभावी नहीं होगा, यानी कक्षा का वातावरण जो है उसके अंतर्गत ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ शिक्षक का ज्ञान भी होता है। अगर शिक्षक के पास अगर उसके विषय का ज्ञान नहीं है तो भी जो है शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको एक एक करके मैं नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली यहाँ पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं जिसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उनको आपको क्लियर कर लेना है। जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उससे प्रभावित करने वाले कारक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उसके अंतर्गत आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं, जिन सूत्रों को फॉलो करके आप शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ फैक्टर भी जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं जिसके वजह से आपका शिक्षण जो है बेहतर होता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताने का प्रयास किया है कि इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है और इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया कि शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कई सारे फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं फैक्टर के अनुपलब्धता में यानी ना होने पर, गैर मौजूदगी में आपका शिक्षण क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने यही बताने का प्रयास किया कि तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां, जैसे तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और शिक्षण सामग्री जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इसका भी जो है उल्लेखनीय योगदान होता है शिक्षण को प्रभावी बनाने में। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण कला और कौशल है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षण कला है, अलग अलग तरह के विद्यार्थी आपको क्लासरूम में मिलते हैं और आप अपने कला और कौशल के बलबूते ही उन बच्चों तक जो है तथ्यों को जो है परिष्कृत करके अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। तो ये तो आपका कला और कौशल है। ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन कैसे अपने ज्ञान को, कैसे अपने तथ्यों को बहुत ही सही और जो है स्पष्ट तरीके से आप विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, वो आपका कला और कौशल होता है। जैसे पढ़ तो सभी रहे हैं, तथ्यों का ज्ञान सभी को, लेकिन सभी देखते हैं बेहतर शिक्षक नहीं होते, क्योंकि सभी के पास जो है कला और कौशल बेहतर नहीं होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चों तक अच्छे से डिलीवर कर पाएं। इसके बाद से मैंने बताया कि इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है। उन्हीं सभी फैक्टर और कारकों को हम एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी आपके पास नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर भी आपके डाउट और क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्यों को, एक एक करके सारे फैक्टर को मैं यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाला, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर। अगर किसी भी शिक्षक के पास जो एक मानक या जो शैक्षणिक योग्यता डिसाइड की गई है कि इसके बाद ही वो टीचर बन सकता है या टीचिंग कार्य कर सकता है, अगर वो नहीं होता है तो उस केस में जो है टीचिंग जो है प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि किसी ग्रेजुएट
जो है व्यक्ति को पीजी के क्लास में पढ़ाने को भेज दिया जाए, चाहे ग्रेजुएशन में ही पढ़ाने को भेज दिया जाए, तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं कर सकता। हाँ, बेसिकली उसके पास जो है विषय का ज्ञान होगा, लेकिन जब हम कोई टीचिंग से संबंधित कोर्स करते हैं तो हम उन ज्ञान को कैसे बच्चों को जो है पहुंचा सकते हैं सहज और बेहतर तरीके से, वो हम टीचिंग से संबंधित कोर्स में सीखते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है टीचिंग प्रभावित होगा आपका, या जो शिक्षण प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, ये आपको याद रखना है। देखिए पहले पॉइंट में मैंने यही बताया कि सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा योग्य व्यक्ति है या योग्य शिक्षक है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है और पढ़ाने का तरीका भी उसका बहुत ही अच्छा है, उसके पास एलिजिबिलिटी है, तो उनको उच्च कक्षाओं में जैसे यूजी पीजी की क्लासेज को लेनी चाहिए। लेकिन जिनके पास उससे थोड़ा कम ज्ञान है, वो निम्नतर स्तर के जैसे कि जूनियर प्राइमरी स्कूलों में वो पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर भी वो बेहतर टीचिंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा योग्य हैं उनको उच्च क्लास से जो है लेनी चाहिए, हाई जो एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन, वहाँ पर वो देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया है। अब देखिए, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद से ग्रेजुएशन के बाद भी कई सारे टीचिंग कोर्सेज होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। जैसे पहले इसमें मैंने आपको क्या बताया, जेबीटी होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जूनियर अब बेसिक ट्रेनिंग होता है। ये टीचिंग से संबंधित आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स इसको बोलते हैं। इसको करने के बाद जो है आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपका आता है यहाँ पर बीएड आता है। बीएड का मतलब आप समझते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। तो ये भी आपका वर्तमान में 2 साल का ये कोर्स है, ये टीचिंग संबंधित कोर्स है। इसके बाद से जो है आप टीचर जो है बन तो जाते हैं, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हैं वर्तमान में, आप उनको भी क्लियर करने के बाद ही जो है पात्र होते हैं कोई भी सरकारी जॉब के लिए जो प्राइमरी और जूनियर्स की आती हैं। जैसे कि सीटेट है आपका, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और जब इसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी प्राइमरी और जूनियर्स की जो वैकेंसी आती हैं टीचर के लिए, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से एस्टेट आता है, ये राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है राज्य के अंदर होती है। इसको पूरे भारतवर्ष में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राज्य के अंदर कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए नेट आता है। नेट के बारे में आप सभी को पता है क्योंकि नेट की आप प्रिपरेशन करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप पढ़ा सकते हैं। ये आपको मतलब ये सर्टिफिकेट आपको देता है, यहाँ पर एलिजिबल आपको ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से बना देता है। तो उम्मीद करता हूँ नेट का भी आपको क्लियर है। इसी प्रकार से सेट होता है आपका, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और आप जो है यहाँ पर राज्य के अंदर जो है पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं, राज्य के अंदर जो भी कॉलेज होते हैं उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन आप नेट क्वालिफाई हैं तो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी जो है कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ज्वाइनिंग के लिए अलग प्रोसेस है आपका, आयोग के द्वारा परीक्षा कराई जाती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद से सिलेक्शन होता है। लेकिन इसके बाद से आपको पता है 2022 से पीएचडी जो है मैंडेटरी हो गई है, और पीएचडी के बारे में भी आपको पता है कि जो व्यक्ति 2022 में नेट क्वालिफाई होगा वही पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो नेट की वैल्यू और बढ़ चुकी है, बिना नेट के आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गया। शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता कैसे शिक्षण को प्रभावित करती है ये आपको क्लियर हो गया। अगर उसकी शैक्षणिक योग्यता बेहतर नहीं है जो कि चाहिए एक टीचर के लिए, तो उस कंडीशन में भी जो है शिक्षण प्रभावित होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछिएगा। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें अगला जो हमारा फैक्टर है वो है शिक्षण कौशल, जिसको इंग्लिश में टीचिंग स्किल भी कहते हैं। तो शिक्षण कौशल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। अगर आपको प्रभावी शिक्षण करना है तो आपके पास समुचित कौशल संग्रह होना बहुत ही आवश्यक है, यानी टीचिंग स्किल। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, ज्ञान का होना एक अलग मैटर है, लेकिन उस ज्ञान को किस प्रकार से आप डिलीवर्ड करते हैं, बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से अच्छे से आप बच्चों को समझा पाते हैं। तो इसके बाद से अगले पॉइंट में मैंने बताया कि कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशल के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। अब देखिए जन्म से विद्यमान कौशल के अंतर्गत क्या हो सकता है
कि अच्छे तरीके से बोलना, मतलब बोलना, आवाज़ बहुत अच्छा है, आवाज़ दूर तक पहुंच सकती है, तो ये कुछ कौशल हैं कि आप अच्छे से बोल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कौशल होते हैं जिसके लिए आपको या शिक्षक को एक प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि आज के मॉडर्न दुनिया में हम अपने आप को किस प्रकार से अपडेट किए। जैसे पहले ब्लैक बोर्ड पे हम पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं था तो मौखिक रूप से हम बोल के पढ़ाते थे, लेकिन कैसे इस मॉडर्न लाइफ में या आधुनिक दुनिया में हमने टीचिंग को अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। जैसे डिजिटल बोर्ड को जो है हमने इस्तेमाल किया, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में। तो कुछ कौशल, यानी कि अब जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, तो कंप्यूटर के स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा, उसमें प्रेजेंटेशन बनाना, पीपीटी बनाना, इस तरीके के कुछ कौशल को आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो है इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये सारा कुछ जन्मजात नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें वो है शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर। देखिए अनुभव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप लंबे समय तक टीचिंग करते हैं तो आपके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का मतलब अलग अलग तरीके के बच्चों को आप देखते हैं, उन्हें हैंडल भी करते हैं। तो अगर जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद से जब टीचिंग करते हैं, दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी जो है पूर्व अनुभव होता है, जिसके आधार पे आप जो है क्लास को बहुत बेहतर तरीके से डील और हैंडल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। आप सभी को पता है कि शिक्षक भी जो है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थी है वही बस जो है शिक्षार्थी होता है, वही बस सीखता है। शिक्षक भी हर समय कुछ ना कुछ सीखता है, वो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है। इसके बाद से मैंने बताया कि एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास एक पूर्व अनुभव हो। ठीक है, अनुभव के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। आपके पास अच्छा अनुभव होगा तो आप क्लास को अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ पर बताएगा, प्रबंधन कर पाएंगे और श्रेष्ठतर ढंग से जो है नियंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि क्लास के अंदर हर तरह के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ बच्चे उदंड भी होंगे जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करेंगे, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी होंगे। तो किस प्रकार से आप क्लास को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं और एक प्रभावी शिक्षण कार्य जो है संपन्न करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षक का अनुभव भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षण को प्रभावित करने में। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों फैक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आइए अगली स्लाइड में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस फैक्टर के अंतर्गत मैंने बताया कि कक्षा का वातावरण, इसके बारे में मैंने ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था, आपको बताया था कि किस प्रकार से क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है अगर बेहतर नहीं होगा तो उस स्थिति में भी शिक्षण आपका प्रभावित होगा। तो कक्षा का वातावरण यानी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से जो है आपका पूरी तरीके से शिक्षण प्रभावित हो सकता है। देखिए इसमें यही मैंने बताया कि एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। अब क्लास के अंदर अलग अलग तरीके से बच्चे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया है, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, कुछ बच्चे जो है क्लास में कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ये सारा कुछ मैनेज, उनकी गतिविधियों को समझना और उन्हें मैनेज करना, ये आपके एक्सपीरियंस के, जैसे एक्सपीरियंस वाले फैक्टर मैंने आपको बताया था, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्लास का वातावरण जो है उसको भी बेहतर बनाने का दायित्व आप ही का है। ऐसा नहीं आप कर सकती, कोई बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो आप उसे कहें क्लासरूम से बाहर हो जाओ। आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्लासरूम में जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसे आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कक्षा का वातावरण भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारक, यानी कि इकोनॉमिक जो फैक्टर होता है, आर्थिक कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अब बताइए एक शिक्षक है, जैसे कि आज के वर्तमान समय में आपको पता है कि सभी शिक्षक के पास जो तो सरकारी जॉब नहीं है, सभी शिक्षक जो है सरकारी प्रोफेसर नहीं है कॉलेजों में। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षक ऐसे ही हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं और आप सभी को पता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा उनको सैलरी मिलता है। तो फाइनेंशियल रूप से एक तरीके से वो डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि कम पैसे उनको मिलते हैं, परिवार को चलाना होता है। तो उस स्थिति में जब वो कॉलेज आते हैं तो वो बेहतर तरीके से शिक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उन पर प्रेशर रहता है घर परिवार का, क्योंकि उनको पैसे या वेतन कम मिलते हैं। तो ये आर्थिक फैक्टर कैसे शिक्षण को प्रभावित कर रहा है ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद से इसमें मैंने बताया कि यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और यह शिक्षार्थियों
पर भी जो है समान रूप से लागू होता है। अब यहाँ पर सही बात तो यही है कि जब शिक्षक का पूरा ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहेगा, यानी कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है घर परिवार की उसकी वो फुलफिल नहीं हो रही है, उसको फुलफिल करना है, तो वो जो तथ्य है या शिक्षण पे जो है कम फोकस करेगा। इस तरीके से शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, ये आप सभी को पता है। और ये शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है, यानी जो विद्यार्थी होते हैं उन पर भी सेम होता है। जैसे कि जो विद्यार्थी फाइनेंशियल रूप से वीक होता है, आर्थिक रूप से, तो वो क्लास भी आप देखते हैं कम करता है। उसके बाद से वो जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो उसको फुलफिल करने के लिए वो कहीं पे काम करेगा, मजदूरी करेगा, तो उस स्थिति में भी जो है शिक्षण प्रभावित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आर्थिक कारक भी आपको क्लियर हो गया। तो दोनों कारक बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आइए अगली स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको जानते हैं। देखिए, इस फैक्टर में आपको मैंने यही बताया, शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां, ये आपका फैक्टर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके शिक्षण को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। शिक्षण संस्थान में अपनी अपनी एक प्रशासनिक नीति होती है। प्राइवेट स्कूल में तो खास तौर से होती है, आप सभी को पता है। प्राइवेट कॉलेजों में खास तौर से आपको ये प्रशासनिक नीतियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अंतर्गत मैंने यही बताया कि जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक नीतियां जो कॉलेज की हैं, जो स्कूल्स की हैं, वो जो है उसको अनुमति नहीं देती हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि कोई सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है और बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं, चूँकि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में या कह लीजिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदी में भी कुछ उनको समझा दिया जाए। लेकिन क्लास की प्रशासनिक नीतियाँ कहती हैं शिक्षकों की नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऑल टू ऑल इंग्लिश में ही बच्चों को बताना है। लेकिन टीचर चाहता है कि हम इसे थोड़ी हिंदी में भी बताएं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए शिक्षक स्वतंत्रता चाहता है कि क्लास को हम अपने तरीके से हैंडल करें, लेकिन प्रशासनिक नीतियां उसको पूरी तरीके से नहीं हैंडल करने देती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हैंडल करने देंगी तो क्लास इफेक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं करने देंगी तो उस स्थिति में शिक्षण प्रभावित होगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पर मानकीकरण का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं जो शिक्षण संस्थान को पूरी तरीके से संचालित करते हैं, चाहे विद्यालय के हों, महाविद्यालय के हों या विश्वविद्यालय के हों, ठीक है, तो उनका मेनली यही सुनिश्चित वो करना चाहते हैं कि हम अपने स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एक स्टैंडर्ड जो है बेहतर बनाए, एक लेवल बनाए, जो लोग देख के उसको कहें नहीं ये एक बेहतर लेवल या बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर कॉलेज या बेहतर स्कूल है, ठीक है। इस स्थिति में भी जो है शिक्षकों पे दबाव पड़ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। अगर समन्वय, प्रशासनिक नीतियां या शिक्षण संस्थान और शिक्षक के बीच में अगर अच्छा संबंध नहीं है, समन्वय नहीं है, तो उस स्थिति में भी शिक्षण आपका प्रभावित होगा। मैंने ऊपर भी आपको बताया और बाकी के जो पॉइंट्स है उसमें भी समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि शिक्षण संस्थान की प्रशासनिक नीतियों का जो फैक्टर है शिक्षण को प्रभावित करने के संदर्भ में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आए तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट आप ही से करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या कारण है, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। आइए अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका फैक्टर में उसको देखते हैं। देखिए, अगला जो फैक्टर है इसमें वो है आपका विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर। इसके बारे में ऊपर मैंने चर्चा की है कि अगर किसी भी शिक्षक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो उस स्थिति में भी शिक्षण आपका प्रभावित होगा। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की हो तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता जितना कि वो जिस सब्जेक्ट में विशेषज्ञता उसने हासिल की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि आप जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए तो हर विषय के अपने अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही आप उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है अलग अलग होता जाता है और अपने सब्जेक्ट में आप माहिर होते जाते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, उसके बाद से आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जो जिस सब्जेक्ट में आपकी विशेषज्ञता होती है उसे आपको पढ़ाना चाहिए और उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता
प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञता जिस विषय में नहीं है उसे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। जो विषय आपको आता है या विशेषज्ञता है, अगर उस विषय को आप पढ़ाते हैं तो आप जो है शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर वाला जो फैक्टर है क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, ये भी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण को प्रभावित करने में। सबसे पहले मैंने बताया कि माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। तो देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात होती है, माता पिता है, समाज है, रिश्तेदार है, आप सभी को पता है। आपके घर में भी बहुत सारे लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई होंगी कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो आप कितना उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, कितना मेहनत करते हैं कि आप इस सपने को जो है अचीव कर सके। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता की अपेक्षा है, और इसके दबाव में भी आप जो है प्रेशर में आके आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। तो जब प्रेशर फ्री होते हैं तब हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद से है आपका, वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो उम्मीद कर रहे हैं तो आप कभी ना कभी प्रेशर में, अब थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस खराब होगा किसी एग्जाम में तो आप तुरंत प्रेशर में आ जाओगे, अरे यार घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो इस तरीके से भी जो है आप प्रेशर में आकर भी जो है आगे की पढ़ाई बेहतर नहीं करोगे। मान लीजिए इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन आप प्रेशर नहीं रहता तो और बेहतर तैयारी करते तो दूसरी बार एग्जाम आपका क्लियर हो जाता, लेकिन प्रेशर के वजह से बस आपने एग्जाम को क्लियर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है शिक्षण को प्रभावित करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्टर आपको क्लियर हो गए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, और भी कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे क्लियर करने का और समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें पूरी तरीके से सफल भी हुआ। लेकिन नहीं भी हुआ, अगर कोई कारण भी होता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पर भी क्लियर करूँगा। यही मेरा प्रयास रहता है कि कितना आसान और कितना अच्छे से मैं कंटेंट आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। फीडबैक इसीलिए बार बार मांगता हूँ ताकि कंटेंट को और भी इम्प्रूव करूँ, और मैं 2-4 दिन के बाद कंटेंट को और भी एक स्टैंडर्ड इसका जो है ऊपर मैं बढ़ाऊँगा। इसमें मैं माइंड मैप के थ्रू भी जो है आपको सारे तथ्यों को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारा फैक्टर आपको क्लियर हो गया। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंतर्गत मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपके शिक्षण कौशल होते हैं, ऐसे कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं इंपॉर्टेंट हैं, उसको बुलेट के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे आइए, अगली स्लाइड में उसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपको शिक्षण करना है, शिक्षक बनना है, तो शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक सैनिक को युद्ध में जाने के लिए कुछ हथियार उसके पास होने चाहिए, तभी वो युद्ध में लंबे समय तक लड़ सकता है। तो उसी प्रकार से शिक्षक को भी शिक्षण कौशल और इसके साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री है, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिटेल अच्छे से वीडियो में दूंगा। फिलहाल में आपको शिक्षण कौशल को यहाँ पर जानना है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो है आपको तमाम तरह के शिक्षण कौशल होते हैं, उसको जो है आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशल पर बल दिया गया, यानी कि ये शिक्षण कौशल शिक्षक के पास होने चाहिए। सबसे पहला देखिए, लिखित उद्देश्य, यानी कि जो भी आपको करना है या क्लासरूम में अगर आपको जाकर क्लास ही लेना है तो आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि कोचिंग वाले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि उस एग्जाम को क्रैक कराना है बच्चों को, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। तो जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य आपको होना चाहिए, वो लिखित रूप में आपको पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ पढ़ानी है, और इसके पढ़ाने के बाद जो है बच्चा एग्जाम देगा और एग्जाम उसका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक कौशल है। इसके बाद से है शिक्षण सामग्री का आयोजन करना। जो भी शिक्षण सामग्री है उसका आयोजन आप किस प्रकार से करते हैं, ये भी आपके शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, यानी कि पाठ का, जैसे किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं या परिचय देते हैं कि ये सारा कुछ है और इसको हम पढ़ने वाले एक एक करके। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद से है पाठ का परिचय देना, जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं, और कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, यानी क्लासरूम में कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है विद्यार्थियों को द्वारा तो उसको व्यवस्थित, कोई प्रश्न नहीं भी आता है उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, अगले दिन उस बच्चे को जरूर उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। ऐसा होता नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता ही है, लेकिन आपका वहाँ क्या अप्रोच होता है बच्चे को शांत करने के लिए या बच्चे को समझाने के लिए, वो डिपेंड करता है। नहीं भी आता है
तो सॉरी आप बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट डे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला जो इसमें कौशल है उसे देखते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट जो आपका है प्रश्नों का सही वितरण करना, यानी प्रश्न जो आप भी पूछते हैं तो किस प्रकार से उसे पूछते हैं, वितरण करना, ये भी एक कौशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रतिपुष्टि का प्रबंधन करना, यानी जो आपको फीडबैक मिला, जैसे कि मैं ही अभी क्लासरूम का अभी क्लास लिया, मैंने आपको बताया कि आप फीडबैक जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, कंटेंट का तरीका कैसा है, कंटेंट में कोई कमी है या कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो उसी फीडबैक के आधार पर मैं क्लास को और भी इफेक्टिव बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये फीडबैक वाला जो कौशल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शिक्षण अगर कर रहे हैं तो क्लास के अंत में फीडबैक एक बार जरूर लीजिए, उस तरीके से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अपने नॉलेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्किल को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मिलेगा? फीडबैक पे। कंपनी भी देखते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद व्याख्या करना, व्याख्या का मतलब आप समझ रहे हैं, लेक्चर देना। उसके बाद से उदाहरण सहित व्याख्या करना, यानी कोई भी तथ्यों को अगर आप समझा रहे हैं या उस पर लेक्चर दे रहे हैं तो एग्जाम्पल देके जरूर समझाएं। इसके साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, जो टीचिंग्स टूल्स हैं, सहायक सामग्री है, उनका इस्तेमाल करना, चाहे आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और भी तमाम तरह के जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं, चार्ट हो गया, आपका ग्लोब हो गया, मैप हो गया, अलग अलग विषय से संबंधित काफ़ी शिक्षण सहायक सामग्री है, तो उनका इस्तेमाल करना। उसके बाद से कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, उद्दीपन आपका हो जाएगा। कार्य प्रेरक वस्तु या उद्दीपन में विभिन्नता लाना, ठीक है। कार्य प्रेरक यानी जो आपके कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उस तरीके वस्तु में विभिन्नता लाना। इसके बाद से पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, ठीक है। उसके बाद से है छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि वो कॉपरेट करें क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक आपका कौशल होता है शिक्षण, इसे भी आपको याद रखना है। इसमें आपका अगला है वो है आपका श्यामपट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड या श्वेत पट्ट का उपयोग करना। यानी कि आप देखेंगे कि क्लासरूम में आपका एक ब्लैक बोर्ड होता है, तो बहुत सारे शिक्षक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कॉलेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक नहीं भी इस्तेमाल करते, वो लेक्चर के माध्यम से ही सारा पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो ब्लैक बोर्ड है तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करें, उस पर डायग्राम बनाने के लिए बुलेट के रूप में इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप लिख सकते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है आपका टीचिंग। फिर पाठ का समापन करना, एक समय सीमा में अच्छे तरीके से आप जो है पाठ को समाप्त करें, ऐसा नहीं कि कई कई घंटों तक आप जो है लेक्चर देते रहें। फिर सुपुर्द नियत कार्य करना, यानी कि असाइनमेंट देना, यानी कि आपने कोई भी लेसन कंप्लीट किया, कोई भी टॉपिक आपने क्लियर किया, तो उससे रिलेटेड आप असाइनमेंट आप दे सकते हैं छात्रों को, ताकि वो घर से कंप्लीट करके असाइनमेंट लाएं। उसके बाद से है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, जो कुछ भी आपने पढ़ाया छात्रों को, उसके बाद से आप मूल्यांकन उसका जरूर करें कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद से मैंने बताया कि छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय करना। निदान का मतलब जो समस्याएं आ रही हैं उनको पहचानना, फिर पहचानने के बाद जो है उन समस्याओं को दूर करना, जो है ये भी एक आपका शिक्षण कौशल होता है। इसके बाद से लास्ट में है आपका कक्षा का प्रबंधन करना, यानी क्लासरूम को आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं और अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाते हैं, क्लास को जो है पूरे अच्छे तरीके से संभालते हैं, ये प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने शिक्षण संबंधी जो कौशल हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया, उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और मैं अपने तरफ से बहुत ही विनम्र कह लीजिए, विनम्रता पूर्वक जो है या हम्बली रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि फीडबैक आप सभी जरूर दें, ताकि मैं कंटेंट को और भी बेहतर बना सकूं। कोई खामी है तो उसको भी बताइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉजिटिव आप जो है फीडबैक दीजिए, आप जो खामियां हैं उसे भी बता सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि मैं इनकी खामियों को जो है क्लास में जो भी नोट्स बना रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं दूर कर सकूँ। और एक आसानी के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे पीडीएफ के लिए आप बोलते हैं तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप एक अलग से अपना जो है एक नोट्स बना सकते हैं, तो आपका एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। उसके बाद से रिवीजन करने में परीक्षा के समय में काफ़ी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
कुछ नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और लगा कि मैंने कुछ बेहतर प्रयास किया, आपने कुछ बेहतर जाना और अच्छे से समझा, तो आप एक लाइक करके हमें क्या कर सकते हैं, अप्रिसिएट यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प मिलती रहे। और लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चाहते हैं कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, तो अगर नए व्यूवर हैं चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से पूछता हूँ, और उसके बाद से किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको सारा क्वेरी सॉल्व करके या उस टॉपिक को क्लियर करा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।